तो बेटा जेनेटिक कोड जो था इट कंसिस्ट ऑफ कोडॉन्स एंड देयर आर टोटल 64 कोडॉन्स फॉर 20 अमीनो एसिड्स। नाउ उसमें हमने एक चीज सीखी कि जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हर तरह की लाइफ फॉर्म के अंदर जेनेटिक कोड एप्लीकेबल है। अगर एयूजी मैथ्योनिन को कोड करता है तो वो चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर एयूजी मैथ्योनिन को ही कोड करेगा। ये बातें हमने कल सीखी थी। तो अब एक्सेप्शन में पहली एक्सेप्शन क्या है कि नॉर्मली जो यूएए एंड यूजीए ये दो टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। ठीक है, ये दो टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। वैसे जैसा हमने कल वाले लेक्चर में देखा था, देयर आर 3 टर्मिनेशन कोडॉन एंड देयर इज ओनली 1 इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन एयूजी है और टर्मिनेशन कोडॉन 3 है, और उन तीनों के नाम है ऑशर, ऑपल एंड एम्पल। ठीक है जी, ये 3 नाम है उनके, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो जो यूएए एंड यूजीए ये दो हम यहाँ पर कंसीडर करके चल रहे हैं इस टाइम, तो ये चेन टर्मिनेशन कोडॉन है। बट पैरामीशियम के केस के अंदर यूएए एंड यूजीए ये कोड करते हैं ग्लूटामिन अमाइनो एसिड को। ये अलग हो गया। ये यूनिवर्सैलिटी जो एक फीचर है जेनेटिक कोड का, उसके अगेंस्ट बात कर रहा है। यूनिवर्सैलिटी कहता है कि एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, चाहे वो कोई भी लाइफ फॉर्म है। अगर टर्मिनेशन कोडॉन है तो वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, चाहे कोई भी लाइफ फॉर्म है। लेकिन पैरामीशियम के केस के अंदर यूएए एंड यूजीए कोड जो कोडॉन जो है हमारे पास, ये ग्लूटामिन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये एक्सेप्शन हो गई पहली। ठीक है, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल जीन, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। अब नॉर्मली एजीजी एंड एजीए ये आर्जिनिन को कोड करते हैं। आर्जिनिन अमाइनो एसिड उसको कोड करते हैं। बट इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया दीज फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन, ये स्टॉप कोडॉन की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है जी, कहते हैं कि एजीजी एंड एजीए आर्जिनिन को कोड करते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरे माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर जो यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रियाज हैं दूसरे, उनके अंदर एजीजी एंड एजीए कोड करते हैं आर्जिनिन को। अच्छा, आपको ये बात क्लियर है कि हमने जूनियर क्लासेस में भी सीखा हुआ है कि चाहे वो प्लास्टिड हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, दे आर ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज। ऑटोनॉमस का मतलब दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। और अगर खुद का डीएनए है तो इनके पास खुद के जीन्स होंगे, और अगर खुद का डीएनए है तो वो डीएनए रेप्लिकेट भी करेगा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी होगी और उसकी ट्रांसलेशन भी होगी। तो यानी कि जो न्यूक्लियर जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल एक सेल की अगर हम बात करें, अगर वो एनिमल सेल है चाहे प्लांट सेल है, तो अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन होगी। लेकिन जो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो इंडिपेंडेंटली अलग से अपने डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है जी, तो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स का जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं वो सारे होते हैं जैसे न्यूक्लियर जीन्स के होते हैं। ठीक है, सो इनके अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, प्लांट्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों होते हैं, एनिमल्स के पास सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो हमारे अंदर दो तरह के जो जेनेटिक मटेरियल है वो देख सकते हैं हम लोग, डीएनए की फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक होता है न्यूक्लियर डीएनए और एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है जी, तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, अगर ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स की बात करें तो उसमें एजीजी एंड एजीए जो न्यूक्लियर जीन्स में आर्जिनिन को कोड करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में वो स्टॉप कोडॉन का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि न्यूक्लियर
जो डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उनके अंदर जो ये जेनेटिक कोड है ये डिफरेंटली वर्क करता है इन केस ऑफ आर्जिनिन। एजीजी एंड एजीए ये दो कोडॉन्स न्यूक्लियर जीन्स में आर्जिनिन को कोड कर रहे हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में ये स्टॉप कोडॉन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये एक्सेप्शन बन गया। एक और है यूजीए। यूजीए एक टर्मिनेशन कोडॉन है, टर्मिनेशन कोडॉन है। ठीक है जी, ये करस्पॉन्ड करता है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड को, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड को। ठीक है जी, कोडॉन करस्पॉन्ड्स टू ट्रिप्टोफैन वाइल एयूए ये एक कोडॉन है जो आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड को डिनोट करता है। ठीक है जी, डिनोट्स मेथोनिन इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो एयूए है, ठीक है जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेथोनिन को कोड कर रहा है, लेकिन अगर न्यूक्लियर डीएनए की बात करें तो उसके अंदर आइसोल्यूशन को कोड करता है। एयूए आइसोल्यूशन को कोड कर रहा है इन केस ऑफ न्यूक्लियर जीन्स, और माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स के अंदर ये मेथोनिन को कोड कर रहा है। मेथोनिन को कोड करता है एयूजी इन केस ऑफ न्यूक्लियर जीन्स। ठीक है, तो यहां पर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि जब माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी और एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए को जब राइबोसोम्स के पास लेकर जाएंगे और राइबोसोम उसको रीड करेगा, तो वो एयूए जब रीड करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो मेथियोनिन अमाइनो एसिड को लगाएगा वहां पर। ठीक है, अगर यही काम न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता, तो जब डीएनए से एमआरएनए बनता और एमआरएनए को राइबोसोम्स के पास लेकर जाया जाता, तब क्या होता? तब एयूए, राइबोसोम्स जब एयूए को रीड करते तो वो आइसोल्यूसिन को लगाते वहां पर, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है जी, उसके बाद चेन इनिशिएशन एंड चेन टर्मिनेशन कोडॉन, ये तीसरी एक्सेप्शन है। ये क्या कहती है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो उसका जो सिंथेसिस का सिग्नल है, उसके लिए दो इनिशिएशन कोडॉन्स हैं, या तो एयूजी होगा या जीयूजी होगा। ये याद करने वाली बात है बेटा, समझने वाली चीज है, अच्छे से समझनी है कि पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कोडॉन्स एसेंशियल हैं वो हैं एक तो एयूजी और एक जीयूजी। ठीक है, एयूजी कोड करता है मेथियोनिन अमाइनो एसिड को इन यूकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स के अंदर एयूजी कोड करता है एन फॉर्माइल मेथियोनिन को। ठीक है, यानी कि है तो मेथियोनिन अमाइनो एसिड ही, बस उसके साथ जो फॉर्माइल ग्रुप है वो अटैच्ड है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर ये डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, तब हम एक चीज सीखेंगे कि जब यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है, और वो शुरू कौन से कोडॉन से होगी, एयूजी या जीयूजी से। एयूजी से अगर शुरू हो रही है तो वहां पर मेथोनिन लगेगा आकर के इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। लेकिन अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो वहां पर एन फॉर्माइल मेथोनिन लगेगा एयूजी के अगेंस्ट, एयूजी के अगेंस्ट। ठीक है जी, तो ये चीज है बेटा जो आपने ध्यान में रखनी है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट चीज पे फोकस करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जीयूजी ऑल्सो फंक्शन एज स्टार्ट कोडॉन। जीयूजी भी कभी कभी स्टार्ट कोडॉन की तरह फंक्शन करता है। एयूजी और जीयूजी दो हैं, ठीक है, याद रखने वाली बात है। एयूजी मेथोनिन, जीयूजी कोड करता है वैलीन को, वैलीन को कोड करता है जीयूजी। ओके, तो बेटा जो हमारे पास एयूजी है, अगर उससे स्टार्ट हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो मेथोनिन लगेगा। अगर प्रोकैरियोट्स में यूजी से स्टार्ट हो रही है तो एन फॉर्माइल मेथोनिन लगेगा। ये डिफरेंस होगा यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। कभी कभी अगर जीयूजी से स्टार्ट हो जाए जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, तो वेलिन अमाइनो एसिड लग जाएगा आकर के। ठीक है जी, तब जो वेलिन अमाइनो एसिड है
वो आकर के लग जाएगा। बट व्हेन इट प्रेजेंट एट स्टार्टिंग पोजीशन इट कोड्स फॉर मेथोनिन अमाइनो एसिड। ठीक है जी। कहते हैं कि लेकिन अगर ये स्टार्टिंग पोजीशन में ना लग करके अगर सेंटर में कहीं पर प्रेजेंट हो तो जो GUG है फिर वो मेथोनिन अमाइनो एसिड को भी कोड करता है। यानी कि जो हमारे पास GUG है, ठीक है जी, ये स्टार्ट कोडॉन की तरह काम कर रहा है तो वेलिन अमाइनो एसिड लगाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर ये कहीं और प्रेजेंट है स्टार्टिंग पोजीशन के अलावा, ठीक है, तो ये मेथोनिन अमाइनो एसिड लगाएगा। अरे भैया ये तो चीज अगेंस्ट हो गई, एक कोडॉन दो अमाइनो एसिड कैसे कोड कर सकता है? ये एक्सेप्शन है। ठीक है, हमने सीखी थी ये बात कि हमारे पास डिफरेंट कोडॉन्स के लिए एक अमाइनो एसिड हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए एक कोडॉन कभी नहीं हो सकता। ये बात हमने सीखी थी। ठीक है जी। डीजेनरेसी फीचर था जो जेनेटिक कोड का, उसके अंदर ये क्लियर था कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए हमारे पास एक ही कोडॉन होगा और डिफरेंट हमारे पास कोडॉन्स जो हैं वो एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज उसके अगेंस्ट हो गई। अब यहाँ पर GUG वैलीन अमाइनो एसिड को भी कोड करता दिख रहा है और मेथ्योनिन को भी कोड करता दिख रहा है। तो यानी कि ये चीज अब अगेंस्ट द रूल्स हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन है। अब 64 कोडॉन्स में से 3 कोडॉन्स जो है वो स्टॉपिंग है, स्टॉपिंग कोडॉन है, या फिर हम उनको नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं, या फिर हम उनको टर्मिनेशन कोडॉन भी बोलते हैं, जो हमने सीखे थे ऑशर, ऑप्पल एंड एम्पल। ठीक है जी, 3 है, तो जिनमें से 2 यहाँ पर मेंशन है, UAA, UGA। ठीक है जी। ओके, तो जो नॉनसेंस कोडॉन्स या टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, ठीक है जी, ये रहे हमारे पास यहाँ पर UAA। UAA को बोला जाता है ऑशर। ठीक है, UAG को बोला जाता है एम्बर। ठीक है जी, UGA को बोला जाता है ऑप्पल। तो ऑशर, ऑप्पल, एम्बर, ये 3 हमारे पास क्या है? नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉपिंग कोडॉन है। ठीक है जी। जहां पर भी ये कोडॉन्स लगे हुए होंगे वहां पर जो टर्मिनेशन है प्रोटीन सिंथेसिस की वो हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी अगर ये तीनों में से कोई एक भी कोडॉन आ गया तो। ठीक है जी। तो टर्मिनेशन के लिए ये 3 कोडॉन्स जरूरी हैं। ठीक है, लेकिन पैरामीशियम के केस में ये नहीं होगा। पैरामीशियम के केस में UAA और UAG जो है वो टर्मिनेशन कोडॉन की तरह एक्ट नहीं करेंगे। वो एक्सेप्शन याद रखनी है आपने अगर पैरामीशियम का केस गिवन है तो। ठीक है जी। तो उस हिसाब से आपको वो पूछ भी सकते हैं। हमारे जो MCQs के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कि 4 गिवन है, इनमें से कौन से जो हैं हमारे स्टॉप कोडॉन है। तो आपको वहां पर आंसर करना पड़ेगा कि ये 3 हैं और ये एक नहीं है। ठीक है जी। सो ओनली 61 कोडॉन्स आ गए जो कि सेंस कोडॉन है, जो कि 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। देखो बेटा, 64 में से 3 तो ऐसे ही हैं जो कि किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते इसलिए हम इनको बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन और स्टॉपिंग कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस क्यों? बिकॉज इनको सेंस तब बोलते हम जब ये किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते। अब ये किसी अमाइनो एसिड को कोड करते ही नहीं है तो इनको बोला जाता है नॉनसेंस। ठीक है जी। तो ये 3 है नॉनसेंस हमारे पास 64 में से, तो बच्चे 61। तो 61 कोडॉन्स हैं वो सेंस कोडॉन है, और 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन जेनेटिक कोड, तब आंसर होगा 64 कोडॉन्स। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड, तब आंसर होगा 61 कोडॉन्स। ठीक है, क्योंकि 3 तो कर ही नहीं रहे। ठीक है जी। तो ये जो बात है बेटा आपने ध्यान में रखनी है।
चलिए अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। जेनेटिक कोड की डिक्शनरी जो है ये हमने कल कर ली थी, तो इसके साथ ही हमारा जेनेटिक कोड जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा, और 1 मिनट दीजिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो होगा। जो सेंट्रल डोग्मा की स्कीम है प्रोटीन सिंथेसिस की, ये सबसे पहले दी थी जैकोब एंड मोनार्ड ने। प्रोटीन सिंथेसिस की जो स्कीम है सेंट्रल डोग्मा के बाद, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कहा क्या जाता है? इसके अंदर ये कहा जाता है कि हमारे पास रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है, रेप्लिकेशन प्रोसेस से बनता है डीएनए, ठीक है जी। और डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा आरएनए, आरएनए की ट्रांसलेशन से बनेंगे प्रोटीन, ठीक है। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेटा हमारे पास आरएनए से डीएनए बन जाए? ऐसा सीखा आपने, मैंने समझाया आपको कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो आरएनए बन रहा है, आरएनए से वापस जो प्रोटीन है वो बनना स्टार्ट हो जाए? जस्ट गिव मी अ मिनट। तो जो हमारे पास यहाँ आरएनए से बनना शुरू हो रहा है डीएनए, अगर ये काम कहीं देखने को मिल जाए आपको, और बहुत से ऑर्गेनिजम्स में होता भी है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का बनना, ठीक है जी। इसको बोला जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो याद रखनी है ये बात आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किन के अंदर देखने को मिलता है? ये बात हमने फर्स्ट टाइम डिस्कस किया आज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कि आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। और कौन से प्रोसेस के साथ बनेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है जी। चलो अब इसको स्टडी करते हैं कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है जी। चलिए ओके, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ये सबसे पहले जो अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये किया था टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, ठीक है जी। और इन्होंने सार्कोमा वायरस के अंदर ये चीज ऑब्जर्व की थी, ठीक है जी। सार्कोमा वायरस के अंदर ये चीज जो है ऑब्जर्व की थी। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था सार्कोमा वायरस का, सार्कोमा वायरस का जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से सुनना बेटा, जिन वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए हो, वायरसेस का अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए से बना हुआ है, तो ऐसे वायरसेस को बोला जाता है रेट्रोवायरसेस, रेट्रोवायरसेस, रेट्रोवायरसेस बोला जाता है, ठीक है जी। अच्छा सुनो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से जो बना ले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन होस्ट सेल, ठीक है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना ले होस्ट सेल के अंदर, ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक तरह की डीएनए पॉलीमरेज ही है। दिस डीएनए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और जो डीएनए बनेगा उसको हम बोलेंगे सीडीएनए और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सम टाइम जो ये डीएनए होता है ये होस्ट के जीनोम के अंदर चला जाता है और खुद को होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट करवा लेता है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास जो, ओके, लेट्स सपोज सार्कोमा वायरस है, सार्कोमा वायरस का जो जीनोम है वो आरएनए से बना हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बना हुआ है, ठीक है, ओके। और उसका टारगेट है, उसका टारगेट है कि मैंने किसी होस्ट सेल के अंदर क्या करना है, इन्फेक्शन कॉज करनी है, ठीक है। बेटा आपको एक चीज पता है कि जो वायरसेस होते हैं, जो हमारे पास वायरसेस होते हैं, वो होस्ट को यूज करे बिना, होस्ट को यूज करे बिना वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, मतलब कि खुद को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। सपोज
कि ये हमारे पास वायरस है, ठीक है जी, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बना हुआ है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से, ठीक है जी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से जेनेटिक मटेरियल बना हुआ है सार्कोमा वायरस का, ठीक है। और ये अटैच हो रहा है, ये इन्फेक्ट कर रहा है किसी होस्ट सेल को। लेट्स सपोज बेटा कि ये है इसका होस्ट सेल, ठीक है, ये काफी बड़ा मैं बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ लिखना है। तो सपोज कि ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है ये होस्ट सेल है और ये सार्कोमा वायरस इसके साथ आकर के अटैच हो गया है, ठीक है जी। और जो ये हमारा होस्ट है, जो ये हमारा होस्ट है, इसका खुद का भी तो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, खुद का न्यूक्लियस होगा इसका। और अगर इसका खुद का न्यूक्लियस है तो इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होगा, ठीक है, खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होगा। ओके, तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड है, इसका जेनेटिक मटेरियल लेट्स सपोज डबल स्ट्रैंडेड है। ओके, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो मैं डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो ये है था डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड और ये है डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड। ऑफ कोर्स इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये जस्ट मैंने रफली शो किया आपको कि ये है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है जी। ये था हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होस्ट का, ठीक है। तो अब इस सारकोमा वायरस ने, इस सारकोमा वायरस का जो आरएनए है, ठीक है, और ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, सारकोमा वायरस चाहता क्या है कि मैं अपने जीनोम को, अपने जेनेटिक मटेरियल को किसके साथ जोड़ दूं, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ दूं, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ जोड़ दूं। वो ऐसा क्यों करना चाहता है? वो ऐसा इसलिए करना चाहता है बिकॉज जब भी कभी होस्ट सेल की, जब भी कभी होस्ट सेल की, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी, तो साथ के साथ सारकोमा वाले जेनेटिक मटेरियल की भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी अगर जुड़े हुए होंगे तो। सपोज कि हमारे पास एक सारकोमा का जेनेटिक मटेरियल है और एक इसका जो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, अगर हम उन दोनों को जोड़ दें तो वो एक सिंगल जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा, ठीक है, सिंगल जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा। और अगर वो सिंगल जेनेटिक मटेरियल बन जाता है तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी, ठीक है ना, वो पूरे जेनेटिक मटेरियल की होगी। और सारकोमा का जो जेनेटिक मटेरियल था उसके अंदर इंफॉर्मेशन किस बारे में थी? उसके अंदर इंफॉर्मेशन थी सारकोमा वायरस के बारे में, कि किस तरह से सारकोमा वायरस के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनते हैं, बिल्कुल ठीक। तो जब भी कभी हमारा जो होस्ट का डीएनए है उसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद होस्ट के प्रोटीन्स बनेंगे, साथ ही साथ सारकोमा वायरस के भी प्रोटीन्स बन जाएंगे। और जैसे जैसे सारकोमा वायरस के प्रोटीन्स बनेंगे तो होस्ट सेल के अंदर नया सारकोमा वायरस बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह से सारकोमा वायरस खुद को मल्टीप्लाई करवाएगा इन द होस्ट सेल। और यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि वो खुद के प्रोटीन्स बनाने के लिए, सारकोमा वायरस खुद के प्रोटीन्स बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स जो यूज करेगा वो होस्ट के करेगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस करवाने के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, जो राइबोसोम्स चाहिए, वो किसके यूज करेगा? होस्ट के। और मल्टीप्लाई खुद को करवा लेगा। तो इस तरह से जो वायरस है वो मल्टीप्लाई करवाता है खुद को। लेकिन यहाँ पे अब चैलेंजिंग बात ये है कि सारकोमा वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए से बना हुआ है और इधर, और वो है भी सिंगल स्ट्रैंडेड, और दूसरी तरफ जो होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड है और डीएनए से बना हुआ है। अब ये सारकोमा वायरस के लिए एक चैलेंज है कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके साथ कैसे जोड़े, क्योंकि अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मिल पाएगा ना। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मैच ही नहीं कर पाएगा, मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, मिल ही नहीं पाएगा। जिस वजह से क्या हो जाएगा, जिस वजह से वो खुद को मल्टीप्लाई भी नहीं करवा पाएगा। तो सारकोमा वायरस ने यहाँ पर एक
तरकीब ढूंढी, वो तरकीब क्या थी कि सार्कोमा वायरस के अंदर क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, और वो एंजाइम खुद की होगी उसकी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसका जिक्र मैंने किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, वो सार्कोमा वायरस की अपनी खुद की एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस एंजाइम को यूज करके वो अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही इस जैसे ही हमारे पास इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, यहां पर जैसे ही हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का बनेगा, ठीक है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा वायरस का, और फिर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जाएगा कहाँ, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फिर कहेगा कि लेट्स गो टू न्यूक्लियस ऑफ होस्ट सेल, ठीक है, वो यहाँ पहुंच जाएगा और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होस्ट का है उसके साथ खुद को जोड़ लेगा, और जैसे ही जोड़ लेगा और वो फिर क्या करेगा, अब डीएनए दोनों के जुड़ गए हैं, और वायरस की बॉडी क्या हो जाएगी, बाहर डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, उसने अपना क्या कर दिया, जो जिनोम था, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, वो दे दिया किसको, होस्ट को। और होस्ट को जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गया, उसके बाद जो होस्ट है, जब अब होस्ट को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गया उसको, वो खुश है, ठीक है ना, लेकिन जब होस्ट सेल खुद के प्रोटीन बनाना चाहेगा, साथ के साथ वो सार्कोमा वायरस के भी प्रोटीन बना देगा, और जैसे सार्कोमा वायरस के प्रोटीन्स बनेंगे, उन प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ के एक नया सार्कोमा वायरस बना देंगे इनसाइड इनसाइड ऑफ दिस होस्ट। अब इसके अंदर जैसे ही वो होगी हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी, तो इसके अंदर नए सार्कोमा वायरस जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे इस होस्ट सेल के अंदर, ठीक है, और ये जो हमारे पास ये नए वायरसेस जो बने हैं, ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, ये होस्ट सेल की सेल वॉल तोड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ जो वायरल इन्फेक्शन है वो कॉज होती है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से हेल्प करता है वायरस ट्रांसक्रिप्शन को कॉज करने के लिए। और जो ये वायरस हैं हमारे पास, ये वायरस जो हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म यूज करते हैं, और ऐसे वायरसेस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं उनको बोला जाता है रेट्रोवायरसेस, उनको बोला जाता है रेट्रोवायरसेस, ठीक है जी। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल कौन सी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल है जी, ठीक है जी। तो बेटा दिस इज इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना था। आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप प्लीज मुझे बताइए अभी।